आप सभी का स्वागत है हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। इस बार बजट में क्या खास होगा? ये बजट आम लोगों के लिए क्या लेकर आएगा? क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? ये तमाम सवाल बजट को लेकर हर शख्स के जहन में उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने भरोसा दिलवाया है कि ये बजट आम लोगों के हित का बजट होगा। इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। कोरोना काल के बाद हरियाणा का पहला बजट कैसा होगा? केंद्रीय बजट के बाद ये सवाल प्रदेश के लोगों के मन में उठ रहा है। देश और प्रदेश की कमाई घटी है, आम लोगों की तो बात ही क्या की जाए। हालांकि इस बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकेत दिए हैं कि बजट लोकहित वाला होगा, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया के आवास पर सांसदों की बैठक के बाद सीएम ने शनिवार की सुबह मानेसर आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की। वहां भी संदेश यही दिया गया कि सबको ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार लोगों, उद्योगपतियों और दूसरे वर्गों के सुझाव फिजिकली मीटिंग के जरिए नहीं ले पाए, लेकिन सीएम ने भरोसा दिलाया है कि हितधारकों के सुझाव जरूर लिए जाएंगे और इसके लिए 20 फरवरी तक का वक्त भी दिया गया है। विधायकों और सांसदों से भी परामर्श लिया जाएगा और जो सुझाव शामिल करने वाले होंगे उन्हें जरूर शामिल किया जाएगा। बजट लोकहित वाला होगा और सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। तो जैसे हमने पिछले वर्ष बजट पूर्व कुछ मीटिंग्स की थी, अलग अलग स्टेक होल्डर्स और साथ में हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उसी क्रम में इस बार के बजट से पूर्व सांसदों से आज बैठ कर के हमारी बातचीत हुई है। उसमें से कुछ अपेक्षाएं या कुछ नए विचार जो सांसदों ने दिए हैं, उनको निश्चित रूप से हम सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपने बजट में कहीं ना कहीं उनको समाहित करेंगे। और विशेष तौर पर इसमें आज दूसरी जो चर्चा हुई, केंद्र का जो बजट आया है, उस बजट में हरियाणा की हिस्सेदारी हम कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश का बजट मुख्य रूप से 5 विषयों पर फोकस्ड होगा। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग की समस्याओं के समाधान का विशेष प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी कमजोर वर्ग को ज्यादा लाभ की आवश्यकता है तो उसे ये लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा का बजट पिछली बार भी बढ़ाया गया था और इस बार और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। साथ ही कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग का बजट भी बढ़ाने की बात कही गई है। और कुल मिलाकर के एक बजट सत्र क्योंकि चल रहा है, इस समय सभी सांसदों का मिलना स्वाभाविक है कि बड़ा आसान होता है उपलब्ध होना उनका। आज कटारिया जी के निमंत्रण पर सभी हमारे 15 के 15 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के आज यहाँ उपस्थित हुए। सर, कुल मिलाकर के हमारा जो सांसदों के क्षेत्रों का कुछ जो आवश्यकताएं होती हैं उसके बारे में बताते हैं। अलग अलग विभाग के अनुसार भी सब चर्चा करते हैं। आज के इसमें जैसे खास करके कृषि विभाग पर, कोई इरिगेशन के नाते से, कहीं हेल्थ के नाते से, शिक्षा के नाते से, ऐसे सब विषयों के ऊपर खुली चर्चा हुई है। उसके अंदर बिंदु सारे लिखे गए हैं और हम अगले बजट के अंदर इन सब का समावेश करेंगे। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोगों को कोरोना का कहर झेलना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान आर्थिक समस्या से भी जूझना पड़ा। ऐसे में प्रदेश के हर शख्स की निगाह इस बार के बजट पर है। इंतजार इस बात का है कि ये बजट उनके लिए क्या खास लेकर आएगा। गुरुग्राम से राजू वर्मा के साथ दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और आईएमटी से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में नौकरी करने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जी हां, आईएमटी में मेट्रो की समस्या जल्द दूर होगी। इस मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि एचएमआरटीसी के पास फाइल लगी हुई है, मेट्रो की समस्या को दूर किया जाएगा। वहीं बारिश में पानी की समस्या, ड्रेनेज प्रॉब्लम को दूर करने को लेकर भी काम किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि आईएमटी में फायर ब्रिगेड और एनओसी की समस्याओं को दूर किया जाएगा और महिला थाना भी जल्द बनाया जाएगा।
और दिल्ली में सांसदों के साथ बजट पर चर्चा करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर कहा है कि बैठक में किसानों के विषय पर खास चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि इस विषय में तो सभी पहलू सामने आ गए हैं। अब इस लेवल पर आ गए हैं कि इसमें कोई नए विषय निकलने की संभावना कम ही है, क्योंकि केंद्र सरकार का एक मत है कि ये कृषि कानून किसानों के हक में है और जो विरोध करने वाले हैं वो सिर्फ विरोध करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई विशेष विषय नहीं है, और चूंकि उसमें तो सब विषय एक प्रकार से एक ऐसे लेवल पर आ गए हैं कि उसमें नए विषय कोई निकलने की संभावना कम ही है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से एक स्पष्ट एक हमारा मत है कि भी तीनों जो कानून हैं वो किसान के हित में हैं, और जो विरोध करने वाले हैं वो एक विरोध के लिए विरोध हो रहा है, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा कुछ लोगों की प्रकट होती है। फिर भी अगर कहीं बातचीत के आधार पर किसी विषय के ऊपर कोई संशोधन करने का विषय आएगा तो केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है, हमेशा तैयार रहेगी, कोई इसके अंदर कठिनाई नहीं है, और मैं समझता हूँ कोई ना कोई रास्ता बहुत जल्दी शीघ्र निकलेगा। और सूबे के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों पर उन्होंने कहा है कि जेपी अपने आप मरे हैं मरने वाले, और वो लोग घर में होते तो भी मरते। इनको आराम से 2 अक्टूबर तक तो अगला टाइम दिया है, हम कहेंगे अगले 2 अक्टूबर तक और बैठो। भाई 2 अक्टूबर का तो खुद ही कह दिया बैठे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा तो कोई रहा नहीं। 2 अक्टूबर का टाइम उन्होंने खुद दे दिया है, भाई बैठो, जगह ही तो ले रखी है, और क्या दिक्कत है। ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? ना मेरी बात सुन लो, आपके आप ये 1 लाख 2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐसे ही मर गए, मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो ले, मुझे एक चीज़ बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नागरिक के तौर पे भी कुछ संवेदनाएं होंगी, संवेदनाएं नागरिक का जहाँ तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात। तो एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये भी एक स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे। हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं तो प्रकट की जा, संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए हैं के प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। और इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने इंद्री के डबकौली गांव में लोगों को संबोधित किया है। किसान जन जागरण अभियान के तहत अभय चौटाला लोगों के बीच पहुंचे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए अभय चौटाला ने बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से बरती जा रही सख्ती को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आंदोलन में किसानों की मौत को लेकर भी सरकार से सवाल पूछा है। भाई जी का स्वागत करें और जो भी साथी। और किसान आंदोलन के बीच सियासत भी हर रोज नया मोड़ ले रही है। विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। लेकिन अब जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। मैं तो पहले दिन से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि कोई भी समस्या का निजात तो बातचीत के जरिए ही होता है, और बातचीत में दोनों तरफ से अगर कोई झुकने का या एक स्टेप वापस लेने का काम करे तभी बात बनती है। अब किसान जिस मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत हुए थे, बताया ना कि अब किसी बात के लिए आप बाजिद होकर के बैठ जाओ तो उससे समाधान नहीं हुआ करते। समाधान तो तब होते हैं जब थोड़ा बहुत झुकाव आपकी तरफ से हो, थोड़ा बहुत मेरी तरफ से हो, तभी हल निकलते हैं बातचीत के जरिए। अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से कोई मकसद हल हुआ है मुझे ये बता दो, और मेरी तो जेब में है दुष्यंत का इस्तीफा, मैं अभी दे देता हूँ। अगर उस बात से मकसद हल होता हो तो हम एक पल भी नहीं लगाएंगे। केंद्र का कानून बनाया हुआ है, केंद्र निर्णय करे या हरियाणा के 10 सांसद रिजाइन करे जिन्होंने इस पे मोहर लगाने का काम किया है। और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से एमएसपी पर नया कानून बनाने की मांग की।
रणनीति तो चल रही है, आंदोलन तो चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे गांव से, यहाँ रुकते रहेंगे, अपनी खेती बाड़ी का काम भी देखते रहेंगे। पूरे देश में जाएंगे हम महाराष्ट्र में भी जा रहे, हरियाणा जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, सब जगह जाएंगे पूरे देश भर में। हाँ, वहाँ पंचायत होती रहेगी, वहाँ पंचायत में क्या दिक्कत है। पूरे देश में जाएंगे ना, आसाम में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, क्योंकि चावल की फसलों की खेती करते हैं। जो 23 फसलें MSP पे है, उस पर MSP देश में लागू हो, उस पर कानून बने तो पूरे देश के किसानों को उसका फायदा होगा। कोई भी व्यापारी खरीद करेगा तो उससे कम पे खरीद ना करें। सरकार से कुछ बातचीत? सरकार से तो नहीं कोई बात हुई अभी। कर लेगी, 1 आध महीने में कर लेगी, 2 महीने में कर लेगी, कोई जल्दी थोड़ा है। नहीं करती जब तो ये हालात किसान की हैं, मतलब मजदूर से भी बदतर हालात इसकी होगी। तो ये तो दोनों सब साथ में, किसान, मजदूर, कंज्यूमर, सब यही तो है। नहीं, हमें तो अपने काम करवाने, हमें किसी की झुकाने की, उसकी कोई युद्ध हो रहा है यहाँ पे झुकाना किसी को। भाई हमारा काम कर दो, हमारे भाव दे दो, ये बिल वापसी ले लो, MSP का कानून बना दो, हमारा गन्ने का भुगतान है वो टाइम पर दिलवा दो, बिजली का रेट कम करवा दो। बहुत से सवाल है सरकार के करने के, उस काम करें। नहीं, मीटिंग है अभी, हर पूरे देश भर में मीटिंगें कर रहे हैं हम, जगह जगह जा रहे हैं। क्या मार्च करने की रखेंगे, उसका प्रोग्राम रखेंगे। और वहीं रोहतक में 5 हत्याओं के आरोपी सुखविंदर को दिल्ली के समयपुर बादली से गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहतक में उस वक्त खौफ का माहौल पैदा हो गया था जब एक शख्स ने 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना जाट कॉलेज स्थित अखाड़े की है, जहां सुखविंदर नाम के शख्स ने 3 कोच और 2 महिला खिलाड़ियों की गोली मारकर हत्या की है। तो समयपुर बादली से आरोपी सुखविंदर को पकड़ लिया गया है। 1 लाख का इनाम भी सुखविंदर पर घोषित किया गया था। अब दिल्ली के समयपुर बादली से ये गिरफ्तारी हुई है। अब रोहतक लेकर आया जाएगा सुखविंदर को और उसके बाद किस तरह के खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। और वहीं पलवल में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुडा सेक्टर 2 चौक स्थित जिम में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। लहूलुहान हुए युवक को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। गोली चलने की सारी वारदात जिम के गेट पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और वहीं गोहाना में पत्नी की हत्या कर शव को ड्रेन में फेंकने वाले आरोपी विकास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश किया है, जहां से उसे कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अभी तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि विकास ने अपनी पत्नी का पहले गला दबाकर हत्या की, बाद में शव को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से शव को एक बोरी में डालकर ड्रेन नंबर 8 में डाल दिया और मौके से फरार हो गया था। मृतका ज्योति की शादी 13 साल पहले विकास के साथ हुई थी। पुलिस जानकारी के अनुसार विकास शराब का आदी है और वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट भी करता था। और वहीं नरवाना में आजकल चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। देर रात 3 शातिर चोरों ने न्यू बस स्टैंड रोड पर आर्य इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 12 लाख के तांबे के तार के 60 बंडल चुरा लिए। बता दें कि सुबह 4:45 पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तीन शातिर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है नरवाना में। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।